हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके चैनल एनसीईआरटी फैंस में। आज की क्लास में आप लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित टॉपिक मौर्योत्तर काल विदेशी शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहानी की तरह पढ़ेंगे और वीडियो को सुनने और देखने से ही आप लोगों के सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें तो पोस्ट मौर्यन पीरियड, देसी शासक और विदेशी शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो देसी शासक शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, चेद वंश और विदेशी शासक इंडो ग्रीक शक, पार्थियन, कुषाण वंश। तो देसी शासक के बारे में इसके पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज विदेशी शासक के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। विदेशी शासक, इंडो ग्रीक शासक, हिंद यवन, इन्हीं को हिंद यवन भी कहते हैं। मौर्योत्तर काल में भारत की पश्चिमी सीमा पर लगातार हमले हुए। पहला आक्रमण जो है हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी द्वारा किया गया। बैक्ट्रियाई, हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई भी कह सकते हैं, द्वारा किया गया। इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास। यूथेडेमस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस, यूथेडेमस का शक्तिशाली पुत्र जो है डेमेट्रियस प्रथम के समय से ही प्रारंभ होता है। प्रमुख शासक डेमेट्रियस प्रथम। भारत की सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को है। उसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर उसने साकल आधुनिक सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलवाए। डेमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइड्स ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। उसने साकल को डेमेट्रियस ने और यूक्रेटाइड्स ने तक्षशिला को। बैक्ट्रिया में यवनों का अंतिम शासक हेलियोक्लीज था। 125 ईसा पूर्व के लगभग बैक्ट्रिया से यवन शासक समाप्त हो गया। वहां शकों का राज्य स्थापित हो गया। मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व। मिनांडर सबसे प्रसिद्ध हिंद यूनानी शासक हुआ। संभवतः डेमेट्रियस कुल का था। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद, वह बौद्ध अनुयायी था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्ष नागसेन एवं मिनांडर के बीच वाद विवाद। उसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। तो जो साकल थी वह शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर के सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित मिलता है। वह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्कों के लिए द्रह्म शब्द यूनानी भाषा से ही लिया गया। नोट्स, यूक्रेटाइड्स वंश के सबसे प्रतापी शासक एंतियालकीडस ने हेलियोडोरस को शुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा था, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ, तो विदिशा में गरुड़ स्तंभ किसने? हेलियोडोरस ने बनवाया, स्थापित किया। हर्मियस यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक था। तो यूक्रेटाइड्स वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्मियस अंतिम शासक था। उसकी मृत्यु के साथ ही पश्चिमोत्तर भारत से यवनों का लगभग 200 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। तो यूनानियों की देन राजतत्व का दैवीय सिद्धांत, जो राजतत्व का दैवीय सिद्धांत है वह यूनानियों की देन है। सांचों से सिक्का निर्माण की विधि, मुद्राओं पर नाम, चित्र, तिथि अंकित करने का प्रचलन, काल गणना, संवत का प्रयोग, सप्ताह के 7 दिन, 12 राशियां और कैलेंडर वर्ष। भारत में ज्योतिष कला का विकास जो है इन्हीं के समय हुआ है। भारत में एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास, भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ इन्हीं के समय से हुआ है। अब अगले शासक हैं शक। शक सीरिया के उत्तर में निवास करने वाले थे। बोलन दर्रे से जो है भारत में आए। भारतीय स्रोतों में शकों को सीथियन कहा गया। 5 शाखाओं में विभक्त थे।
अफगानिस्तान में, मथुरा में, ऊपरी दक्कन, पंजाब, राजधानी तक्षशिला, और पांचवा है पश्चिमी भारत में। तो ये 5 जगह विभक्त थे। पश्चिमी क्षत्रपों में क्षहरात वंश नासिक का नहपान तथा कादरमक वंश उज्जैन का रुद्रदामन सबसे प्रसिद्ध शासक थे। प्रमुख शासक कौन कौन से हैं? मोगा या माउस, तक्षशिला के शासकों में मोगा या माउस प्रमुख था, उसे प्रथम शक शासक माना जाता है। तो इसे जो है प्रथम शक शासक माना जाता है। उसके अनेक सिक्के प्राप्त हुए, इसके जो है अनेक सिक्के प्राप्त हुए। इसके बाद में है नहपान। महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र के शक शासकों में क्षहरात वंश का नहपान सबसे प्रसिद्ध था। नहपान जो है क्षहरात वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी से वह पराजित हुआ। नहपान के सिक्कों पर उसके लिए राजा संबोधन, तो इसके सिक्के अजमेर से नासिक तक मिलते हैं। शासक कौन था? रुद्रदामन। भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम 130 ईस्वी से 150 ईस्वी हुआ। उसके राज्याधिकार में सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात का एक बड़ा भाग था। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील जो है कहाँ है? गुजरात में। इसका जीर्णोद्धार किया। यह बनी कब थी? मौर्य काल में। मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था। उसके समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। इस समय इसके कालीन जो है सौराष्ट्र का शासक जो है सुविशाख था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। विशुद्ध संस्कृत में जूनागढ़ अभिलेख जो है रुद्रदामन ने संस्कृत में लिखवाया। नोट: इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। इस वंश का अंतिम शासक जो है रुद्र सिंह तृतीय था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने उसे पराजित कर पश्चिमी क्षत्रपों के राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब अगला वंश है पहलव वंश या पार्थियन साम्राज्य। पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान क्या था? ईरान था। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मिथ्रेडेटस प्रथम। मिथ्रेडेटस प्रथम 171 से 130 ईसा पूर्व था। पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोंडो फर्नीज 20 से 41 ईस्वी तथा खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण तख्ते वही अभिलेख में इसे गुदुबहर कहा गया है। फारसी में उसका नाम बिल्दफर्ण है, जिसका अर्थ है यश विजयी। तो इस साम्राज्य का जो है अंत कुषाणों के द्वारा हुआ। अब अगला वंश है कुषाण वंश। पार्थियन शासक का अंत कर स्वयं कुषाणों ने, इन्हें सूची या तोचेरियन या तोखारी भी कहा जाता है। इनका मूल निवास स्थान जो है चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। चीनी तुर्किस्तान था। प्रमुख शासक कौन कौन हुए? कुजुल कडफिसस 15 ईस्वी से 65 ईस्वी। तो कुषाण वंश की स्थापना जो है किसने की? कुजुल कडफिसस। इसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के चलाए। बिम कडफिसस 65 ईस्वी से 78 ईस्वी। बिम कडफिसस जो है भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने सिंधु नदी पार करके तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। उसके सिक्कों पर एक ओर यूनानी लिपि तथा दूसरी ओर खरोष्टी लिपि उत्कीर्ण थी। एक तरफ यूनानी लिपि तथा दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि उत्कीर्ण थी। वह शैव मतानुयायी था तथा उसने महेश्वर की उपाधि धारण की। उसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल की आकृतियां
मिलती हैं। अपने शासनकाल में अनेक उपाधियां यथा महाराज, राजाधिराज, महेश्वर एवं सर्वलोकेश्वर आदि धारण की। ये इसी वंश का शासक जो है कनिष्क, कनिष्क जो है कुषाण वंश का महानतम शासक था। उसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। कार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह चैत्र 22 मार्च अथवा 21 मार्च से प्रारंभ होता है। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति क्षत्रप शासन व्यवस्था लागू की। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर पुरुषपुर, इसका पुराना नाम जो है पुरुष, एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया। या उसके समय में कश्मीर के कुंडलवन में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। मौर्य वंशी सम्राट अशोक के बाद कनिष्क ही बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक था। कनिष्क ने अनेक बौद्ध विहारों, चैत्यों एवं स्तूपों का निर्माण करवाया। पुरुषपुर या पेशावर स्तूप उसके समय का प्रसिद्ध स्तूप है। पुरुषपुर अब पेशावर है, समय का प्रसिद्ध स्तूप है। पेशावर पाकिस्तान में। इसके दरबार में पार्श्व, अश्वघोष, वसुमित्र तथा नागार्जुन जैसे विद्वान और चर्क जैसे चर्क जो है चिकित्सक विद्वान थे। नागार्जुन विद्वान, वसुमित्र तथा अश्वघोष पार्श्व के दरबार के महान विद्वान थे। कनिष्क कला एवं संस्कृत का महान संरक्षक था। उसके समय में मूर्ति कला की गांधार एवं मथुरा शैली का जन्म हुआ। इसी के समय गांधार एवं मथुरा शैली का जन्म हुआ। चीन से रोम को जाने वाली सिल्क मार्ग का अपना नियंत्रण स्थापित किया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां के प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुकुट प्राप्त किया। महास्थान बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। कनिष्क का चीन के शासक पांचाल से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले कनिष्क की पराजय हुई तथा बाद में विजय। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। कनिष्क को किस उपनाम से जाना जाता है? द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। यह संभवतः रुद्रदामन द्वारा पराजित हुआ और मालवा शकों के हाथ में चला गया। जो कनिष्क कुल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव था। नोट: कनिष्क के दरबार में प्राप्त विद्वान अश्वघोष वह चतुर्थ बौद्ध संगति का उपाध्यक्ष तथा उच्च कोटि का साहित्यकार था। बुद्ध चरित्र तथा सूत्रालंकार उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अश्वघोष ने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र एवं सूत्रालंकार उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नागार्जुन वह दार्शनिक व वैज्ञानिक था। उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है। उन्होंने अपने ग्रंथ आध्यात्मिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? नागार्जुन ने किया था। वसुमित्र बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ महाभाष्य शास्त्र की रचना की, जो बौद्ध जातकों पर टीका है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो महाविभाष्य शास्त्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। चर्क आयुर्वेद के आचार्य कनिष्क के राजवैद्य थे। आयुर्वेद के ये आचार्य थे और कनिष्क के राजवैद्य। मौर्योत्तर कालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा देवकुल आरंभ की। चीनी शासकों के अनुरूप कुषाण राजाओं ने देवपुत्र
जैसी उपाधियां धारण की। मूर्ति पूजा का आरंभ कुषाण काल से ही माना जाता है। तो सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की। नानाघाट अभिलेख में भूमिदान का प्रथम अभिलेखी प्रमाण मिलता है। तो भूमिदान का प्रथम अभिलेखी प्रमाण कहाँ से मिलता है? नानाघाट अभिलेख में। कुषाणों ने राज्य शासन में क्षत्रप प्रणाली चलाई। कुषाणों ने राज्य शासन में क्षत्रप प्रणाली चलाई। शको एवं पार्थियन ने दो आनुवंशिक राजाओं के संयुक्त शासन की परिपाटी चलाई थी। कुषाण लेखों से पहली बार नायक तथा महादंड नायक पदाधिकारी का उल्लेख मिलता है। कुषाणों ने प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली प्रारंभ की। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? मुद्राएं, सोने का सिक्का निष्क स्वर्ण, चांदी का सिक्का शतमान, तांबे का सिक्का काकड़ी। तो ये सोने का सिक्का जो है निष्क या स्वर्ण, चांदी का सिक्का शतमान, तांबे का सिक्का जो है काकड़ी नाम से चलता था। हिंद एवं शकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। शकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। उनके सिक्कों पर द्विभाषिक लेख होते थे। एक तरफ यूनानी भाषा यूनानी लिपि में तथा दूसरी तरफ प्राकृत भाषा खरोष्टी लिपि में। कुषाण शासकों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। सातवाहनों ने शीशे के अतिरिक्त चांदी, तांबा, पोटीन, तांबा की सीसा तथा मिश्र धातु आदि के सिक्के भी चलाए। तो वाणिज्य एवं व्यापार इनका कैसा था? आर्थिक रूप से इस काल का उज्ज्वल पक्ष वाणिज्य व्यापार की प्रगति था। इस समय व्यापार मुख्यतः अरब सागर के तटवर्ती बंदरगाहों पर होता था। इस काल में बारबेरिकस सिंधु के मुहाने पर, अरिकामेड पूर्वी तट पर, बेरी गाजा या भड़ौच जो है गुजरात, पश्चिमी तट पर आदि महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। तो इस कुषाणों ने चीन से ईरान तक तथा पश्चिम एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण कर रखा था। रेशम मार्ग आय का बहुत बड़ा स्रोत था। प्रथम शताब्दी ईस्वी में अज्ञात यूनानी नाविक ने अपनी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में भारत द्वारा रोम को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विवरण दिया। पश्चिम के लोगों को भारतीय काली मिर्च या गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि संस्कृत में काली मिर्च का नाम यवन प्रिय पड़ गया। नोट: ईसा की पहली सदी में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर से चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी दी। शिल्प एवं उद्योग कैसा था? व्यापार एवं विनिमय में मुद्राओं का प्रयोग मौर्योत्तर युग की बड़ी देन है। इस काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। साटक नामक वस्त्र के लिए मथुरा, रेशों से बने वस्त्र के लिए मगध, मलमल के लिए बंग एवं पुंड्र क्षेत्र तथा मसालों के लिए दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। तो इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? मौर्योत्तर काल में परंपरागत चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मौजूद थे, किंतु शिल्प एवं वाणिज्य में उन्नति का फायदा शूद्रों को मिला। मौर्योत्तर काल में ही शैव धर्म के अंतर्गत पाशुपत संप्रदाय का विकास हुआ, जिसके प्रवर्तक लकुलिस पाशुपत संप्रदाय का जो है लकुलिस को माना जाता है। इस काल में भागवत धर्म का विकास हुआ, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा था। कृष्ण के उपासक भागवत कहलाए।
सातवाहन शासकों के नाम का मात्र प्रधान होना स्त्रियों की अच्छी दशा को दर्शाता है। स्त्रियों धार्मिक कार्यों में पति के साथ भाग लेती थीं, कभी कभी वे शासन कार्यों में भाग लेती थीं। धार्मिक व्यवस्था कैसी थी? भक्ति का विकास इस काल के धर्म की प्रमुख विशेषता है। बाद में भक्ति के साथ अवतारवाद की परिकल्पना भी जुड़ गई। अवतारवाद के साथ साथ मूर्ति पूजा भी की जाने लगी। मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म और उसकी महायान शाखा का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। मौर्योत्तर काल में महायान शाखा का जो है सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा आरंभ हुई एवं इसका प्रचलन ब्राह्मण समुदाय में भी हुआ। संभवतः भारत में सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की गई महायान शाखा द्वारा। संभवतः सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियों की पूजा की गई महायान शाखा द्वारा। कला एवं संस्कृति। मौर्योत्तर काल में कला का आधार मुख्यतः बौद्ध धर्म ही रहा। इसके शासन काल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक गांधार तथा दूसरी मथुरा शैली। गांधार कला ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य उत्तर पश्चिम में गांधार में कला की एक शैली का विकास हुआ जिसे गांधार शैली कहा गया। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसी शैली को इंडो ग्रीक शैली या बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास जो है कुषाण काल में हुआ। इस कला की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई। इस कला की जो है विषय बौद्ध कला से ली गई, किंतु निर्माण का ढंग जो है यूनानी था। गांधार मूर्ति कला शैली में बुद्ध की मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गईं। गांधार मूर्ति कला शैली में बुद्ध की मूर्तियां जो हैं यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई। गांधार कला शैली की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। मथुरा कला जैन धर्मानुयायियों ने भी मथुरा मूर्ति कला की शैली को प्राश्रय दिया, जहां शिल्पियों ने महावीर की एक मूर्ति बनाई। इस शैली में मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। मथुरा कला का भरहुत और सांची की कलाओं के साथ निकट का संबंध है। भरहुत और सांची की कलाओं के साथ निकट का संबंध है। मौर्योत्तर कालीन साहित्य। इस काल में साहित्य रचना में संस्कृत भाषा का प्रचलन अधिक था। तो इस काल की रचना में संस्कृत भाषा का प्रचलन जो है अधिक था। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो उनके पूर्ववर्ती व्याकरणाचार्य पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी की टीका है। पूर्ववर्ती व्याकरणाचार्य पाणिनि अष्टाध्यायी की टीका है। सबसे प्रसिद्ध स्मृति मनु स्मृति ईसा पूर्व दूसरी सदी में लिखी गई। अश्वघोष रचित सौंदरानंद बुद्ध के सौतेले भाई आनंद के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के प्रसंग पर आधारित है। अश्वघोष के नाटकों के कुछ भाग मध्य एशिया के एक बिहार से प्राप्त हुए। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख संस्कृत का काव्य का अनूठा उदाहरण है। संस्कृत काव्य का अनूठा उदाहरण है गिरनार अभिलेख। कुषाण साम्राज्य के सुई विहार के अभिलेख में भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। सुई विहार के अभिलेख में भी संस्कृत का प्रयोग हुआ है। मौर्यकालीन साहित्य क्या थे? एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार। गाथा सप्तशती जो है किसने लिखी? हाल। महाभाष्य पतंजलि ने, चरक संहिता चरक ने, नाट्यशास्त्र भरतमुनि, मिलिंद पन्हो नागसेन, कामसूत्र किसने लिखी? वात्स्यायन, सौंदरानंद बुद्धचरित, अश्वघोष, स्वपन वासवदत्ता भास ने लिखी, चारुदत्ता भास, उरुभंग भास ने लिखी।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और घंटे वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।